लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के प्रथम भाग में हम लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर चर्चा कर चुके हैं। इस दूसरे भाग में हम लोक कल्याणकारी राज्य की जो मुख्य कार्य हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो अगर इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो लोक कल्याणकारी राज्य के जो प्रमुख कार्य हैं उनमें सबसे पहला काम आता है सुरक्षा। ये प्रत्येक राज्य का कार्य है। ये केवल लोक कल्याणकारी राज्य का ही कार्य नहीं है, बल्कि सुरक्षा का दायित्व है वो तो न्यूनतम जो राज्य की अवधारणा है उसमें भी शामिल किया गया है। समाजवाद, पूंजीवाद, किसी भी प्रकार की व्यवस्था में जब हम राज्य के कार्य क्षेत्र को देखते हैं तो ये सबसे पहला कार्य आता है। चाहे वो आंतरिक अव्यवस्था से देश की सुरक्षा करना है, नागरिकों की सुरक्षा करना है, चाहे विदेशी आक्रमणों से करना। सुरक्षा दो प्रकार की होती है। देश के अंदर के, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो आतंकवादी या हिंसक घटनाएं होती है, चोर डकैत, उन सब से सुरक्षा जो पुलिस करती, और विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा, सीमाओं की, सरहदों की सुरक्षा जो हमारी सेना करती है। तो ये प्रत्येक प्रकार के राज्य का आवश्यक कार्य है। और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत भी सबसे पहला कार्य हम ये ले सकते हैं, देश की सुरक्षा। दूसरा आता है कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कृषि, उद्योग, व्यापार, इन पर न्यूनतम नियंत्रण होता है या नहीं भी होता है, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य में इसके विपरीत कृषि, उद्योग और व्यापार का नियमन किया जाता है और उसके विकास पर राज्य का काफी हद तक नियंत्रण रहता है। और इससे अगर और ऊपरी स्तर पे चलें तो जो साम्यवादी व्यवस्था है उसके अंदर तो कृषि, उद्योग, व्यापार सारे सरकार खुद ही करती है। वहां तो निजी संपत्ति की या निजी उद्योग की कोई व्यवस्था ही नहीं होती। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत यह जरूरी नहीं है कि कृषि, उद्योग या व्यापार है वो राज्य करे। ये सारे कार्य नागरिक करेंगे, लेकिन इन पे नियमन का जो दायित्व है वो सरकार और राज्य का है। जैसे कृषि के अंतर्गत फसलों का मूल्य है, उसको बहुत ज़्यादा गिरने या बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए न्यूनतम स्टॉक वगैरह की सीमा लगाना, एमएसपी का निर्धारण करना। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के लिए लाइसेंस इत्यादि की व्यवस्था करना, नाप तोल के प्रमाणन की व्यवस्था करना, कृषकों, व्यापारियों इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा उनकी सहायता करना, उनके संसाधनों की सुरक्षा करना। तो ये सारे लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य हैं। उसके बाद में आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक नागरिक को आर्थिक सुरक्षा देना लोक कल्याणकारी राज्य का अनिवार्य कार्य है। क्योंकि वर्तमान समय में हमें पता है अर्थ प्रधान युग है, व्यक्ति के कल्याण के लिए आर्थिक आवश्यकताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार, उसके लिए आय के संसाधनों की व्यवस्था, उसके काम करने की जो दशाएं हैं उनमें सुधार करना। यहां आप देखेंगे कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो भारत के संविधान के भाग 4 से रिलेटेड है। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें ये सारी चीजें समाहित है। याद रखें, इसी से एक अगला प्रश्न निकलेगा अपने अंत में कि क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो यहां ये सारी चीजें आपको वापस याद करनी है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का बहुत मात्रा में जो संबंध है वो संविधान के भाग 4 से है। चौथा है जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। न केवल न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, बल्कि कोशिश ये करेगा राज्य की उससे भी नागरिक ऊंचे उठें, धीरे धीरे उनकी आय का, जीवन का जो स्तर है वो ऊंचा उठे। उनके लिए भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सभी प्रकार की आवश्यकताएं उनकी पूरी हो और धीरे धीरे वो और अधिक विकास की तरफ अग्रसर हो। इसके बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें अभी मैं बात कर ही चुका हूँ कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। भारत में आपको पता है ये सारी चीज़ें हैं। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा है।
स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाएं हैं, इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। तो ये सारे किसके गुण हैं? लोक कल्याणकारी राज्य के गुण हैं। सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार, लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएं जुटाना राज्य का दायित्व होता है। परिवहन के लिए राजस्थान रोडवेज याद कर लीजिए, संचार के लिए BSNL, सिंचाई IGNP, बैंक SBI वगैरह जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं, विद्युत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये सारे सरकारी क्षेत्र में हैं। हालांकि इनमें प्राइवेट क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन नागरिकों को सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार के द्वारा भी विभिन्न संस्थाएं, कंपनियां, सोसाइटियां स्थापित की गई है। इसके अलावा समाज सुधार, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सरकार खूब सारी व्यवस्थाएं नागरिकों के लिए करे, लेकिन कुछ ऐसी सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां पनपने लग जाए जिनके कारण उन सुविधाओं का नागरिकों के हितों में इस्तेमाल करने के बावजूद समाज का विकास न हो पाए। मद्यपान, बाल विवाह, छुआछूत, जाति व्यवस्था, ये सारी कुरीतियां ऐसी है जो लोक कल्याणकारी राज्य के मुंह पे तमाचा मारती। तो इन सुविधाओं, इन जो कुरीतियां हैं, इनको दूर करना ये भी लोक कल्याणकारी राज्य का अनिवार्य कार्य है। अब कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने पूंजीवाद का समर्थन करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की कमियों पर प्रकाश डाला है। देखिए, हर सिद्धांत में कुछ कमियां हो सकती है। राजनीतिक विज्ञान का आप अध्ययन करते हैं तो आपके लिए यह जानना अनिवार्य है कि कोई भी ज्ञान संपूर्ण नहीं है, कोई भी अवधारणा अपने आप में संपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर कोई त्रुटिहीन अवधारणा पनप ही जाएगी तब हमारे विषय का विकास कैसे होगा? उससे आगे हम क्या देखेंगे? जब पूर्ण हमें मिल जाएगा तो उसके आगे क्या ढूंढा जाएगा? इसलिए कोई भी अवधारणा पूर्ण नहीं है, उसमें त्रुटि संभावित है और प्रत्येक विद्वान का कर्तव्य है कि इन त्रुटियों को प्रकाश में लाए, लेकिन छिद्रान्वेषण करने के लिए नहीं, उनमें और अधिक सुधार करने के लिए। तो पहली जो इस अवधारणा की कमी बताई जा सकती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। देखिए, राज्य का कार्य क्षेत्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, सीमावर्ती हैं। एक की सीमा बढ़ेगी तो उसका अनिवार्य परिणाम क्या होगा? दूसरे की सीमा घटेगी। आप खेत खलियान से परिचित हैं तो दो पड़ोसियों के बीच में सीमा होती है। अब अगर एक व्यक्ति दूसरे के खेत की सीमा में घुस जाएगा तो क्या परिणाम होगा? पहले वाले क्या खेत है वो तो आकार में बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरे वाले का क्या होगा? कम हो जाएगा। उसी तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य का कार्य क्षेत्र है, उनके बीच में विपरीत संबंध है। अगर राज्य का कार्य क्षेत्र और शक्ति बढ़ेगी तो इसका एक स्वाभाविक परिणाम हो सकता है व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी आए, क्योंकि फिर व्यक्ति जैसा वो चाह रहा है वैसा नहीं कर पाएगा। राज्य उसे हर स्थान पर रोक देगा, इधर जाना नहीं है, ये खाना नहीं है, ये पहनना नहीं है, ये बोलना नहीं है, इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा, ये स्वाभाविक है। फिर नौकरशाही का बोलबाला, क्योंकि जब राज्य बहुत सारे काम करेगा, सड़क, रेल, खाने पीने की सामग्री भी बेचने लग जाए, तो ये सारे काम करेगा कौन? राज्य के कर्मचारी, जिन्हें नौकरशाही कहते हैं। और उनका जब शक्ति, उनकी सत्ता और उनके अधिकारों का विस्तार होगा तो वो भ्रष्टाचार को जन्म देगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में जब नौकरशाही अपने शक्तियों का इस्तेमाल, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जन्म देने की संभावना रहेगी। तीसरा, अक्रमण्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। लोक कल्याणकारी राज्य जब सभी व्यक्तियों के लिए खाने पीने, रहने, कपड़े, आवास, सब चीजों की व्यवस्था करेगा तो लोग ठल्ले बन सकते हैं, अक्रमण्य बन सकते हैं कि फिर करना क्या है? मुफ्त के अंदर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा, तो क्यों काम करें, क्यों मेहनत करें? तो ये भी हो सकता है। और यहां आप उदाहरण देखिए सोवियत संघ का, जहां थोड़ी मात्रा में ये दुष्परिणाम पनपा, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ मात्रा में वहां ऐसी स्थितियां सामने आई। अधिक व्यय से जब राज्य बहुत ज्यादा कार्य करेगा, नागरिकों की प्रत्येक सुविधा सुख का ख्याल रखेगा, तो फिर खर्च तो होगा ही। तो ये खर्च आएगा कहां से? ध्यान रखें, सरकार के पास कोई धन छापने की मशीन नहीं है। सरकार एक बैंक की तरह है।
इधर से पैसा लेगी, इधर खर्च करेगी। खुद पैसा उत्पन्न नहीं करती है सरकार, खुद का कोई उसका कोष नहीं है। हम ही लोगों पर जो टैक्सेस या विभिन्न प्रकार के जो अपने कह सकते हैं शुल्क आयत किए गए हैं, उन्हीं के सहारे सरकार का राजकोष इकट्ठा होता है और फिर वो राजकोष सरकार के विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न कार्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में खर्च किया जाता है। तो अधिक व्यय होगा तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आय भी अधिक चाहिए। आय अधिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नागरिकों पे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में लोक कल्याणकारी राज्य का एक विपरीत परिणाम भी आ सकता है कि कुछ का कल्याण करने के चक्कर में कुछ का कल्याण कम हो जाए, उन्हें दुखी करना पड़े। तो इनमें संतुलन बना के चलना पड़ेगा। वर्तमान समय में अधिकांश राज्य अपने आप को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसे संतुलित रूप से लागू किया जाना जरूरी है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि लोक कल्याण राज्य का प्राथमिक दायित्व है। नागरिकों से राज्य बना है, राज्य के लिए नागरिक नहीं है, नागरिकों के लिए राज्य है। तो राज्य का दायित्व है कि वो अपनी जनता, अपने नागरिकों का भला करे, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखे। और ये कार्य कौन कर सकता है? सबसे अच्छे तरह से लोक कल्याणकारी राज्य कर सकता है। लेकिन यहां हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य की जो पारदर्शिता, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की जो अवधारणा है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो अनिवार्य कार्य क्षेत्र हैं उनमें राज्य का दायित्व अधिक होना चाहिए और जो व्यापार वाणिज्य जैसे ऐच्छिक कार्य क्षेत्र हैं उनसे राज्य को यथासंभव मुक्त रहना चाहिए। इसके अलावा नियमन का कार्य राज्य का होना चाहिए। राज्य को खुद व्यापारी बनने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों पे नियमन, नियंत्रण कि अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो हम एम्पायर के रूप में मौजूद हैं, निर्णय हम करेंगे, लेकिन खेल ना खिलाड़ियों को है, एम्पायर को नहीं है। धन्यवाद।